जिसकी चर्चाएं काफ़ी ज़ोरों शोरों से चल रही है और हम काफ़ी टाइम से इस फिल्म के बारे में सुनते आ रहे हैं। भले ही इस फिल्म के बारे में जो ट्रेलर है वो आने के बाद बाकी जगहों पर एक्साइटमेंट बढ़ी है, लेकिन हमारे नागपुर में इस फिल्म की शूटिंग जब से चल रही थी उस टाइम से नागपुर के लोग इस फिल्म का वेट कर रहे हैं। और ये फिल्म जिनकी ज़िंदगी पर बनी है वो सर विजय बारसे सर हमारे साथ है। और इस फिल्म में जिन्होंने उनके किरदार को प्ले किया है वो है महानायक अमिताभ बच्चन जी। तो चलिए उनसे जानते हैं कि क्या कहानी है इसके पीछे, कैसे इस चीज़ की शुरुआत हुई। हेलो सर, वेलकम टू इक्वालिटी। थैंक यू मैडम, थैंक यू। मैं आपके थ्रू आपके दर्शकों को, देखने वालों को, सुनने वालों को शुभकामनाएं देता हूँ। मैडम, इस फिल्म का इस नागपुर शहर से बड़ा नज़दीक का रिश्ता है, इसलिए कि इसमें मुख्य किरदार जिसका है, जिसकी भूमिका है वो नागपुर का है। जिन्होंने छोटी बड़ी भूमिकाएं की है वो नागपुर के है और 80% इस फिल्म की शूटिंग जो है वो नागपुर की है। और नागपुर में आके अमिताभ बच्चन जी जो इस सदी के महानायक है, वो महानायक यहाँ कंटिन्यूएशन में रहता है, कभी ब्रेक नहीं हुआ। केवल एक दिन के लिए वो जयपुर चले गए थे, उसके बाद में पूरा 1.5 महीना, यानी 2 दिसंबर से लेके तो कुछ 10-15 जनवरी तक दोनों वो अपने अमिताभ बच्चन जी नागपुर में थे। और बहुत महीनों पहले से इसके जो दिग्दर्शक है नागराज मंजुळे, ये यहाँ पे उसका ऑडिशन लिया करते थे। एक्टर चुन रहे थे, लड़के हो लड़कियाँ हो, ये सारा ऑडिशन उनका नागपुर में चल रहा था। ऑडिशन, लोकेशन, सारी की सारी चीज़ें नागपुर से कनेक्टेड है, इसलिए नागपुर वालों का इसका एक गहरा रिश्ता है और हमेशा रहेगा। इसलिए कि मैं भी नागपुर का हूँ, आप सभी नागपुर के, खिलाड़ी नागपुर के हैं, गेम नागपुर का है, तो नेचुरल है कि इस पिक्चर का बेसब्री से इंतज़ार किया जा रहा है। सर, इस जो फुटबॉल है उसमें आपका इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ और ये शुरुआत स्लम सॉकर की जो शुरुआत है ये कैसे हुई? मैडम, मैं मूलतः खेल का शिक्षक रहा। कॉलेज में मैं स्पोर्ट्स टीचर करके ही था और 36 वर्ष तक मैंने मेरे जीवन के यहाँ ड्यूटी स्पोर्ट्स शिक्षक करके ही मैंने व्यतीत किए हैं। मैं 2006 में रिटायर्ड हुआ और बचपने से ही मैं एक सामाजिक जीवन जीने वाला, लोगों के बीच में रहने वाला व्यक्ति था। और फिर सारी बातों से मैं भी, जैसे स्लम के बच्चे के बीच में जो अभाव रहता है वो सारा अभाव मैंने भी सहा है, तो उनकी तकलीफ़ें तो मेरी भी तकलीफ़ें थी। और जब मुझे कुछ मिला, मैं कॉलेज में लेक्चरर बना, मेरी मिसेस रंजना बारसे जब लेक्चरर बनी, तो फिर ऐसे लगने लगा कि जो मैंने सहा है वो इनके बीच में मैं नहीं होने दूंगा और उनको मैं बाहर निकालने की कोशिश करूँगा। सर, मैंने सुना है कि जैसे मतलब आप इनकी लाइफ तो मतलब आपने इन फुटबॉल के थ्रू इनकी लाइफ को संवारा ही है, लेकिन मैंने सुना है कि इनकी आगे की जो लाइफ है उसको भी आप संवारते हैं, इनकी शादियां आप कराते हैं और सारी चीज़ें, इस पर क्या कहना? मैडम, जीवन के अच्छे दिनों में जब ये बच्चे जवानी के दहलीज पर आकर गुनाह करते, बुरी चीज़ों में रहते, उनको मैंने मेरा टारगेट बनाया, उनको मैं मेरे तक लेकर आया और ये प्रयास किया कि इनके जीवन को अच्छा जीवन देने की कोशिश करूं। इनको मैंने अपने गांव से, जिन्होंने कभी अपने विलेज से, अपने ग्रामीण से या अपने झोपड़पट्टी से नागपुर शहर नहीं देखा होगा, मुंबई नहीं देखा होगा, ऐसे बच्चे फ्लाइट में बैठते हैं और जिस समय बैठते हैं या अपना पासपोर्ट देखते हैं तब से इनका जीवन बदलना शुरू होता है, क्योंकि इन्होंने अपने ख्वाब में भी नहीं सोचा रहता है मेरा पासपोर्ट बन जाएगा, ये बना है, तो इनका जीवन वहाँ से बनना शुरू हो जाता है। और जब ये एकदम इंटरनेशनल लेवल तक जाते हैं, वहाँ पे जाने के बाद में कई देशों के खिलाड़ी इनके मित्र बनते हैं। केवल मित्र ही नहीं बनते, कई इनकी गर्लफ्रेंड भी बनती है वहाँ पर जाके। तो कोई ऑस्ट्रेलिया का है वो इनका फ्रेंड बन गया, कोई इंग्लैंड की है वो इनकी फ्रेंड बन गई। तब इनकी सोच एकदम एंटायर डिफरेंट हो जाती है, वो वापस नहीं जाना चाहती, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी जगह आके अपनी ज़िंदगी जी है। वो हालांकि 7 से 10 दिन का टूर्नामेंट होता है, लेकिन उनके जीवन में एक बहुत बड़ा चेंज आने का वही क्षण रहता है। और वहाँ से जब ये बच्चे वापस आते हैं तो इनमें से कई बच्चे वापस नहीं जाना चाहते। अब ये इनके जवानी की बात है, ये हमारे पास में रह जाते हैं, हमारे साथ में हमारे पास जब ये रहते तो इनके लिए पढ़ाई कंपलसरी है।
इंग्लिश पढ़ना कंपलसरी है, इन्होंने कंप्यूटर पढ़ना कंपलसरी है, क्योंकि मैं शिक्षक इस नाते जानता हूँ कि शिक्षा का महत्व क्या है, आज की तारीख में इंग्लिश का महत्व क्या है, कंप्यूटर का महत्व क्या है, ये मैं जानता हूँ। और मैं ये भी जानता हूँ कि अगर एकाएक मुझे कुछ हो जाता है और ये बंद हो गया तो ये बच्चे कहाँ जाएंगे। जवानी के दिनों में ये मेरे पास में रहे, 10-10, 12-12 साल ये बच्चे मेरे पास में रह गए। अब ये अगर एकाएक बाहर निकल गए तो इनको क्या मिलेगा। इसलिए मैं प्रयास करता हूँ कि बच्चे अच्छे बन जाए, अच्छे पढ़ लिख ले। मैंने ये देखा है, मेरे प्रयासों में इन बच्चों ने बड़ा अच्छा साथ दिया। मुझे मालूम है, माँ बाप दारू से परेशान, कोई बाप दारू पी के मर गया, माँ कहीं लेबर है, बच्चा घर में बैठा है, किसी ने कोई आत्महत्या वाले वो यवतमाल ज़िले से है, सुबह शाम आत्महत्या देख रहा है, देख के परेशान होकर भाग गया है, जीवन में कोई एम नहीं बचा है, वो भी जान देना चाहता है, कोई मर्डर करके भागा है, कोई लड़की कहीं और जाने वाली थी। ये सब लड़के लड़कियां जब अपने पास में आ जाते हैं तो फिर उनके बीच में अपन काम करते हैं। ऐसे बच्चे आज पढ़ के जब पीएचडी तक पहुँचे हैं, बच्चियाँ अच्छे अच्छे जॉब पे चले गई है, हायर एजुकेशन, पोस्ट ग्रेजुएशन ये जब करते हैं और वो खुद ऐसा मिशन लेते हैं कि हम भी किसी का कुछ करेंगे, तब ऐसा लगता है कि हाँ अपन ने कुछ तो भी अच्छा काम किया है। इसी का फल है ये जो झुंड की बात जब आप कर रहे हैं, ये उसी का फल है कि तुमने कुछ तो भी किए हो, प्रत्यक्ष में प्रैक्टिकली तुमने करके दिखाया हो, ये पॉसिबल है। सर ये भी मैंने कहीं पढ़ा था कि जैसे एक बार मतलब टीम की मैच थी और उस मैच के टाइम एक टीम को जब वो जीती तो उन्हें अवार्ड दिया गया, और आपने दूसरी टीम जो हारी थी, आपकी टीम थी या कोई और टीम थी, उसको आपने फुटबॉल दिया था। तो इसके पीछे क्या कहानी है सर? देखो मैडम, जीतने वालों को तो इनाम मिलता है, हारने वालों को भी इनाम मिल सकता है, ये नहीं सुना है आपने। मेरा ये प्रयास था, मैं इनाम के रूप में मैं फुटबॉल दिया करता था, और इसलिए देता था कि मैं फुटबॉल के महत्व को जानता था। मैंने देखा था जिन बच्चों ने प्लास्टिक की बकेट को किया है, उनको अगर फुटबॉल इनाम में मिल जाए तो जब तक वो फुटबॉल के छितड़े नहीं उड़ जाएंगे तब तक वो उसको वापरेगा। एक फुटबॉल साधारण था 3-4 हफ्ते चलता है, तो 3-4 हफ्ते तो खेलते रहेगा। उसके बाद में फुटबॉल पंचर हुआ या सिलाना पड़ेगा तो सिला के हफ्ते 2 हफ्ते चलाएगा। उसके बाद में पंचर नहीं बना सकते, सिला नहीं सकते, तो फटी एरिया से उसमें कपड़ा भरा जाएगा और फिर भी, यानी एक फुटबॉल दे के वो बच्चे 2 महीना खेलने वाले मैं जानता हूँ, और इसलिए हारने वाले टीम को मैं फुटबॉल दे दिया करता था। सर जैसे इस फिल्म की जैसी शुरुआत हुई तो नागराज सर ने आपको कैसे अप्रोच किया, और अमिताभ बच्चन जी ने आपसे मुलाकात की थी आपकी लाइफ को जानने के लिए? नागराज साहब की एक सैराट फिल्म बड़ी फेमस हो चुकी थी, तो नेचुरल है प्रोड्यूसर का ध्यान उनकी ओर में जाने वाला था, और एक ऐसी कोई लेडी प्रोड्यूसर ने नागराज से कांटेक्ट किया और उनको बताया कि ऐसी एक स्टोरी है कि जिसके ऊपर में अपन काम कर सकते हैं, और मैं कोशिश करूंगी कि इसमें अमिताभ बच्चन जी आए, इसलिए कि मैं उस व्यक्तित्व को जो देखा है वो और हमारे अमिताभ बच्चन जी जो है ये फिज़िकली दोनों एक जैसी दिखते हैं, हाइट से, बॉडी से। तो मैंने उनको, और अगर वो आ जाए तो ये सक्सेस स्टोरी बन जाएगी फिल्म ये। तो उन्होंने ये यानी बराबर जमाया। नागराज जी उसके कारण से हमारे पास आए। हम तो नागराज जी को नहीं जानते थे, इसलिए कि पिछले 25-30 वर्षों में मैंने फिल्में देखना बंद किया है, और कभी देखी भी होंगी तो 10-15 मिनट में एक जगह बैठ सकता, बाकी मुझे काम से लगा होता, वो चीज़ मैं नहीं देखता। और इसलिए भी नहीं देखता कि फिल्म का एंड क्या है मैं वैसे ही बता सकता हूँ कि अपने इंडियन फिल्म का एंड क्या होना है, तो इसके कारण से मैं फिल्म देखना ही पसंद नहीं करता। तो उसके कारण से मैं नागराज जी को नहीं जानता था, उसकी सैराट को नहीं जानता था, और जब पहली बार नागराज जी हमसे मिलने आए तो मैं तो डर गया था, उनको देख के डरा था। उतने रात को जब मिलने आए तो मैं डरा था कि इतने रात को कौन व्यक्ति मेरे से मिलने आ सकता है, क्योंकि मैं अकेला था। तो उन्होंने दरवाजे को ठोका, आवाज़ दिया, तो मैं तो पहले डर गया था ना कि इतने रात 11 बजे कौन आ सकता है अभी। फिर उन्होंने बोला कि मैं अंदर आ सकता हूँ क्या, तो हमने कहा कि आइए, दरवाज़ा खुला है। दरवाज़ा खुला और उनको जब आगे देखा तो कुछ फिर डर महसूस हुआ कि वो कुछ बहुत सुंदर व्यक्तित्व के धनी नहीं है, वो भी मेरे जैसे दिखते हैं, यानी चेहरा डरा नहीं ऐसे। तो उनको देख के मैं भी डरा, और फिर उन्होंने अपना परिचय देना शुरू किया कि मैं नागराज हूँ।
पहचानता नहीं था। फिर मैंने उल्टा उनसे सवाल, तो अरे भाई मैं नागराज मंजूर, हाँ ठीक है, कुछ काम है क्या? वो कहा हाँ सर काम है। क्या मैं अंदर आऊँ? नहीं, काम तो बताओ, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि रात में 11 बजे कोई अपरिचित व्यक्ति जिसके साथ में 2-4 लोग और है वो अंदर आ जाए, मैं नहीं चाहता था। तो मैं उनसे काम पूछ रहा हूँ, सर आपने मुझे नहीं पहचाना? बोला नहीं पहचाना। आपने सैराट देखी है? बोला नहीं देखी है। पर तब मुझे स्ट्राइक हुआ, अरे यार एक गाना है झिंग झिंग झिंगाट, तो वो बड़ा फेमस हो चुका था। मतलब झिंग झिंग झिंगाट, सर का हाँ वही सैराट है और उसका मैं डायरेक्टर। अब मुझे थोड़ा आखिर गया, अरे मैं इतने बड़े आदमी को बुला भी नहीं रहा हूँ और उसको ऐसे ही बाहर से बाहर ही टरका रहा हूँ। तो मैंने कहा सर आइए माफ़ करना, मैंने आपको पहचाना नहीं था, क्योंकि मैं पिक्चर देखता नहीं आजकल, तो मुझे मालूम नहीं था कि ये आप यह करके। तो वो अंदर आए, हम लोग कम से कम 3-4 घंटे साथ में बैठे रहे और उन्होंने मुझे जाना। मैंने उनसे पूछा कि ऐसी क्या पड़ी या मेरे में आपने क्या देखा है, क्योंकि मैं इसके पहले आपसे मिला नहीं हूँ, तो क्यों यानी आप कैसे पिक्चर मेरे ऊपर बनाने वाले? तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई हमने आपके बारे में पूरा स्टडी किया है, हम आपके बारे में पूरे जितने डॉक्यूमेंट्रीज हो गए या जो भी होगी वो सब हमने देखी है, और इसलिए हम चाहते हैं, गूगल में आपके बारे में सर्च करो तो पूरी इन्फॉर्मेशन मिलती है। हम चाहते हैं कि आपके ऊपर में फिल्म बनाई जाए, और हमको कई लोगों ने बताया फिल्म इंडस्ट्री के कि आप इसको पिक्चर बनाइए। और फिर हमने भी उनसे कहा कि ये जेन्युइन दिख रहा है, इसके पहले कि साउथ से कोई आया, बिहार से कोई, इधर उधर से लोग आए, पर वो आगे नहीं बढ़े। पर इससे लगा कि अरे ये मेरा अपना आदमी लग रहा है, ये जो बोल रहा है इसमें सच्चाई लग रही। तो हमने इसको परमिशन दिया, एक इसके ऊपर में, शर्त के ऊपर में, कि सर आप मेरा जो मिशन है आप उसको बिगाड़ेंगे नहीं, जैसा कि वैसा ही लोगों के लिए रखेंगे। क्योंकि मैं आपको केवल इसलिए कह रहा हूँ कि अगर अमिताभ जी इसमें आ रहे हैं और आप इसमें अगर दिग्दर्शित कर रहे हैं, तो ये जो पिक्चर है ये आखिरी के एंड तक जाने वाली है। यानी जंगल में रहने वाली बुढ़िया भी अमिताभ बच्चन को जानती है, तो वहाँ तक ये पिक्चर जाने वाली है। तो मेरा मैसेज वहाँ तक जाना चाहिए। मैं चाहता हूँ मेरा मैसेज ये है, क्या हम भी कुछ कर सकते हैं? नथिंग इज इम्पॉसिबल, हम कर सकते हैं, और अंडर प्रिविलेज के लिए हमने करना ही चाहिए, अपने जीवन में कुछ ना कुछ करना चाहिए। ये मेरा जो उद्देश्य है, तो ये आपने इसको बिगाड़ना नहीं, ये सबके पास जाना चाहिए। इसी एक शर्त के ऊपर में हमने उनको हाँ कहा, और उन्होंने इसमें यानी हमने उनको ये शर्त के ऊपर मंजूरी दे दी। और फिर उन्होंने 2018 में पहले पुणे में कोशिश की इसका स्टेज बना के, फिर 2019 में वो नागपुर में आए। 2020 के आते तक उसकी 80% शूटिंग जो है वो नागपुर में ही हुई। पहली बार ऐसे रहा होगा कि अमिताभ जी ने पिक्चर की शूटिंग की और उसी जगह पे जाके वो पूरे शूटिंग के दरमियान में वही रहे, वापस नहीं गए। ये वो फिल्म है। ये फिल्म नागपुर के हर एक शख्स से जुड़ी है, इसलिए कि नागपुर के विभिन्न क्षेत्रों में इसकी शूटिंग हुई है। ग्रामीण में हुई, शहर में हुई, एसटी जैसे मामूली जगह पे हुई, आम लोगों के भीड़ में हुई, आम बस्ती में हुई। तो हर एक आम लोगों के लिए ये फिल्म है, और इसलिए जब ये फिल्म नागपुर की है तो नागपुर के लोगों को इसका बड़ा बेसब्री से इंतज़ार है। सर तो अमिताभ बच्चन सर आपके साथ रहे थे उस वक्त, या आपको मतलब आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आप कैसे चलते हैं फिरते हैं, कुछ नोटिस करने के लिए आपके साथ कुछ टाइम बिताया? ये अगर मैं बताऊँ तो ये तो बकवास बात है, नहीं बोल सकता, झूठ बात बोलने की कोई ज़रूरत नहीं। मैंने नागपुर में 9 दिसंबर के पहले मैं अमिताभ जी के साथ में कभी रूबरू नहीं हुआ, कभी हम साथ में नहीं आए। हाँ इतना है कि उन्होंने मेरी जो डॉक्यूमेंट्रीज नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे जनी है उसको अवश्य उन्होंने देखा है। फिर उनके ऑफिस में मैं बैठा करता था उनके डायरेक्टर के साथ में, हो सकता है वहाँ वो सीसीटीवी कैमराज लगे होंगे जिसके थ्रू अलग के कमरे में बैठ के वो देखते होंगे कि मैं एंटर हुआ तो कैसे चलते आया, मैं गया तो कैसे चला, उठा तो कैसे, बैठा तो कैसी, बात करता हूँ, हंसता हूँ तो कैसे हंसता हूँ, बैठा हूँ तो मेरे हाथ कहाँ रहते हैं, खड़ा हूँ तो मेरे हाथ कहाँ रहते हैं, सब उन्होंने। क्योंकि मैंने जब कल ये फिल्म देखी तो मैंने ये देखा कि किसी भी प्रकार से यानी मेरे जितना भी मेरा रोल है, जैसे भी मैं एक्टिंग करता हूँ, इसमें ना तो कोई कमी है ना कोई एडिशन है, पूरा के पूरा जैसे का वैसे ही चित्र उन्होंने किया है। सर आपने कल ये फिल्म देखी जैसे कि आपने अभी बताया, तो ये फिल्म से आप कितना सेटिस्फाइड है अपने आप को, अपनी ज़िंदगी को आपने बड़े पर्दे पर कल देखा तो कैसे, मतलब क्या फील हुआ आपको? कई चीज़ें तो ऐसी है कि जो मैंने यहाँ अनुभव कर रहा था लेकिन सीरियस नहीं बन रहा था,
एक सीन बीच में ऐसे आता है कि जब मेरे फैमिली का सीन है और वहाँ पर मेरी मिसेस है और मेरे बेटे से कहती है, बेटा तू रुकेगा नहीं क्या, तू जाएगा क्या? तो कहता हाँ मैंने जाना है करके। तो जब मेरे बेटे ने यहाँ से चले गया था तब मैं सीरियस नहीं हुआ था, लेकिन वो मेरे लिए बड़ा हार्ट टचिंग सीन था कि देखो मेरा बेटा भी मेरे को छोड़ के जा रहा है। सर कहते हैं कि हर कामयाब इंसान के पीछे उनकी वाइफ का हाथ होता है, एक औरत का हाथ होता है, तो मैम का हाथ इसके पीछे और आपकी फैमिली का हाथ इसके पीछे कितना है? क्योंकि मैम भी एक स्पोर्ट्स टीचर रहे हैं, तो उनका कितना सपोर्ट रहा है इस इनिशिएटिव में आपके? जी इसमें कोई यानी झूठ बात 1% की भी झूठ बात नहीं है, क्योंकि हर शख्स के पीछे, उसके सक्सेस के पीछे, उसका बड़ा बनने के पीछे उसकी पार्टनर, उसकी मिसेस जो रहती है वही रहती है, उसका हाथ नहीं रहता, वही रहती है कि वो दुख में सुख में हर प्रकार की बात में अपने आदमी को आगे बढ़ाती है, उसको हाथ देती है। मेरी मिसेस ने भी वही किया, वो भी प्राध्यापक थी, अच्छा कमा रही थी और वो अपना सब कुछ कर सकती थी, लेकिन यकीन मानो कि 2012 तक हमारा अपना ओन मकान नहीं, हम किराए के मकान में रहते थे। हम उसी गाड़ी पे चलते थे, मैं तो साइकिल पे चलता था, मेरा पीएचडी किया हुआ बच्चा जो था वो मेरी पुरानी टू व्हीलर पे चलता था, हमारा अपना मकान नहीं। ऐसे इसमें मिसेस की पूरी सैलरी वो मकान के लिए लोन ले रही है और हम उसको स्लम के बच्चों के ऊपर में खर्चा कर रहे हैं, या हमारे दरवाजे के ऊपर में ऐसे यानी इस प्रकार के बच्चे, किसी का हाथ टूटा है, किसी के सर पे घाव है, कपड़े गंदे, लुंगी पहन के आया है, बनियान पे आया है, सर को तेल नहीं है, ऐसे बच्चों को मेरा बेटा नहीं सह सकता था। मेरी मिसेज जिसको सीधे दरवाजे से आना है उनको पीछे के दरवाजे से, इनके बीच में सब तो नहीं आ सकते ना, फिर उधर के दरवाजे कौन सह सकता है? लेकिन मेरे फैमिली ने ये सब सहन किया है। इसलिए सहन किया है कि बेटे को तो बाद में इसका पता चला, वो चले गया था बाहर जाने, यानी यूएस में बिल्टमोर यूनिवर्सिटी में गया, तब उसको पता चला कि मेरा बाप कुछ अलग है, और फिर वो वापस आया वहाँ कि उसको समझ में आया कि मेरे पिताजी को मैं जो समझ रहा था वो नहीं है, मैं नहीं समझ पाया था, वहाँ वापस आया। और तब मेरी मिसेस, उसका पूरी सैलरी, मेरा बेटा जिसने यहाँ आने के बाद में डॉक्टर अभिजीत बार से मेरे बेटे हैं, उन्होंने इसकी वेबसाइट तैयार किया। आते साथ उन्होंने कहा, पापा आपको नहीं मालूम, आप जो इतना बड़ा काम करते हैं आपको नहीं समझ रहा, आप उसको तो ऐसे ही समझ रहे, बिल्कुल कैजुअल ले रहे हैं, अरे ये बहुत अलग आपकी बात है, बोले आप रख नहीं पा रहे हो, बोले इसको आप ठीक से रख नहीं पा रहे हो, वरना आपका कहाँ संबंध है, कश्मीर से लोग आप तक आते हैं, केरला से आते हैं, आपकी कोई पहचान है, आपको तो मोबाइल भी यूज़ करना नहीं आता, फिर ये आते कैसे है, ये तुमको नहीं मालूम, बोले। लेकिन कुछ चीज़ है कि जो ये सब बातें हो रही है, अब मैं इसको एक लाइन से बिठा लूँगा। उसने वेबसाइट तैयार किया, उसने इंटरनेशनल रिलेशन तैयार किया, और फिर उसके बाद में हमारे साथ में फीफा इंटरनेशनल फुटबॉल की बॉडी, यूरोपियन फुटबॉल बॉडी, यूएफए एशियन फुटबॉल बॉडी, अपनी इंडिया की फुटबॉल बॉडी, केवल यही नहीं, यानी यूनिसेफ वगैरह से सब जगह हमको ईमानदारी के साथ माना जाता है कि हाँ हम सच्चाई से काम, और ये सब काम हमारे फैमिली ने किया है, सब काम, क्योंकि हम इसके लिए कुछ लोग तो हायर नहीं कर सकते थे, और मैं चाहता भी नहीं था, मैं तो चाहता था वही रहो करके, तो मैं झोपड़पट्टी फुटबॉल में मस्त था। उसने आके उसको स्लम सॉकर बनाया, और उसके बाद में ये दुनिया के 140 देशों तक होमलेस वर्ल्ड कप के नाम से जाना जाता है। ये मिशन को इंटरनेशनल लेवल पे सभी जानते हैं। सर जैसे कि जून के ट्रेलर में दिखाया गया है कि अभी 14 अप्रैल को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती आ रही है, तो उसमें भी दिखाया गया है, ये पहली फिल्म आई थिंक कि जिसमें दिखाया गया है उनकी जयंती को सेलिब्रेट करते हुए, आज तक किसी फिल्म में मुझे नहीं लगता दिखाया गया है, तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? आप जानिए कि ये जो एकेडमी है ना, यहाँ मैं तो क्रिश्चियन हूँ, मेरा चर्च है यहाँ पे। जब मैं रिटायर्ड हुआ तो मेरे पैसे से मैंने पहले चर्च बनाया, लेकिन मैंने यहाँ किसी को चर्च में नहीं लेके गया। मैं इनके साथ दिवाली मनाता हूँ। मेरे को ये जो आप भजन सुन रहे हो, ये अपनी महाशिवरात्रि के भजन मैं गा सकता हूँ। मैं ईद मनाता हूँ, मैं यहाँ इंसान बनाने के लिए हूँ, मैं यहाँ किसी की इसके लिए नहीं हूँ। और ये जो इसके बारे में अगर आप पूछेंगे तो मैं बाबा साहब के पास में जाता हूँ ना मैडम, वहाँ अपने नागपुर में संविधान चौक है ना, वहाँ लोग तो मुझे बहुत नहीं समझते हैं, क्योंकि मैं उनको मानता हूँ, उनकी शिक्षाओं को मैं जानता हूँ।
देखिए मैडम अपने धर्म से कोई बड़ा नहीं बनता है, वो अपने कर्तृत्व से बड़ा या छोटा बनता है। और मेरी ये मान्यता है कि चाहे गांधी हो या बाबा साहब हो, ये मेरे आदर्श है। मैं मेरे आदर्शों तक जाता हूँ। मैं इनमें से किसी को कोई धर्म के लिए नहीं बैठा हूँ। अगर धर्म के लिए बैठता तो मेरे को यहाँ पर जूते पड़ते थे, लेकिन यहाँ क्यों सब जने आते हैं? क्योंकि मैंने किसी एक को नहीं माना। तो बाबा साहब के पास तो मैं जाता ही था और उनके मनाता हूँ। मैं यहाँ पे रोज़े का मतलब यहाँ सबको समझाता हूँ। मैं मौलवी को बुलाता हूँ और उससे कहता हूँ समझाओ। मेरे घर में इसका बड़ा अचरज लगता है कि आप क्या चाहते हो इससे, मतलब इनको समझे। दिवाली क्या है, होली क्यों मनाई जाती है, रक्षाबंधन क्यों होती है, मैं राखी बांधता हूँ मेरे हाथ में मेरे बहन से, क्यों, इसका क्या मायना है, ये सब मैं इनको दिखाता हूँ, सिखाता हूँ। तुम इंसान बनो, तुम कोई धर्म के मत बनो। अरे आपका जन्म वहाँ हुआ करके आप वो है, मेरा जन्म यहाँ है करके मैं यहाँ पर हूँ। वरना मेरा जन्म आपकी जगह होता तो मैं वो रहता ना। इसलिए ये नहीं होता, जन्म से बने हम, पर ऊपर वाले ने हमको इंसान बनाया। इस चीज़ का हमेशा ध्यान में रखें। इक्वालिटी में बिलीव है। बिल्कुल, बाबा साहब जो है उनका आप किसी प्रकार से नहीं हो, मेरे लिए एक आदर्श है। सर कहीं ना कहीं आपने जैसे कहा कि 20-25 साल से आपने फिल्में देखना छोड़ दी, लेकिन कभी ना कभी तो आपने अमिताभ बच्चन जी की फिल्में देखी ही होगी। और आजकल सर बायोपिक का ज़माना है और ये फिल्में आने लगी है, तो जब आपको पता चला कि आपके ऊपर कोई बायोपिक बनाएगा, या कभी आपने ऐसा सोचा था कि मेरे जीवन पर कभी कोई लाइफ पे कोई फिल्म बनेगी और उसमें अमिताभ बच्चन जी मेरी भूमिका निभाएंगे? मैडम मैं तो ये भी नहीं जानता था कि मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ या झूठ कर रहा हूँ, बस किया जा रहा था, अच्छा लग रहा था और मैं उनके बीच में था। तो मेरे को ऐसे लगता था कि भाई मैंने इनके लिए कुछ तो भी करना चाहिए, वो मैं करते जा रहा था, वही मैं कर रहा था। मुझे नहीं मालूम था कि ये प्रयास इतना बड़ा हो सकता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जा सकता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मैं आपके आगे बढ़ सकती है। ये मैं बिल्कुल नहीं जानता था, इसकी मैंने कभी उम्मीद भी नहीं की। तो पिक्चर की तो बात ही अलग है और अमिताभ बच्चन की तो बात ही अलग है। हालांकि मैंने उनका पिक्चर 7 हिंदुस्तानी पहले समय से ही देखा था, बिल्कुल पहली फिल्म थी। हाँ, वहाँ से मैं उनका देखता था। फिर उनकी बदलती आवाज़ भी मैंने सुनी है, दुबले से थोड़ा मोटा होना भी सुना है, उनका खूबसूरत डांस भी मैंने देखा है। ये सब मैंने देखा है, लेकिन एक लिमिट तक देखा था मैंने। तो सर कल झूम रिलीज होने वाली है, क्या कहना चाहेंगे दर्शकों को? दर्शकों को मैंने बताने से दर्शक ही बेताब है कि ये झूठ उनको देखने मिले। कईयों ने तो थिएटर बुक करके रखे हैं कि हम अपने लोगों को थिएटर में दिखाएंगे। उसमें काम करने वाले बच्चों ने अपने अपने बस्तियों में अपने फ़ोटो लगा के रखे झूठ के साथ में। मुझे पता चलता ऑटो पे इसके बैनर्स लग के घूम रहे हैं। मैं देखता अरे ऑटो पे भी झूठ लग रही, तो मेरे लिए बहुत आनंद की बात है ये। थैंक यू सो मच सर। तो ये थे विजय बारसे सर, जो एक अलग ही पर्सनालिटी है नागपुर की। नागपुर में तो हर कोई इनके बारे में जानता था, लेकिन अब फिल्म जब रिलीज़ हो रही है कल, तो इनकी जैसी शख्सियत होना एक बहुत बड़ी बात है, जिन्होंने एक झोपड़पट्टी के बच्चों को स्लम सॉकर बन के सारी उनकी जीवन की दिशा को बदला है, उनकी लाइफ में एक नया उजाला लाया है। तो ये थे विजय बारसे सर। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए इक्वालिटी न्यूज़। थैंक यू।